हेलो एंड वेलकम फ्यूचर नर्सेज। आज हम यूनिट 5 जेनेटिक की कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक। वेट अभी तो आज जो हम यूनिट करने वाले हैं ना उसका नाम क्या है कि सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। सर्विस का मतलब क्या होता है? पहले तो कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी सुविधा जो प्रोवाइड करवाई जा रही है उसको हम कहते हैं सर्विस। ठीक है। अब सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक्स वैसे हमारी 5th यूनिट है, तो इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड जेनेटिक में टोटल 5 यूनिट्स हैं। वो हम उल्टा पीछे से पढ़ते जाएंगे इनको, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मैं आपको बोलूँगी कि ये हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे एंड यूनिट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो इसी वीडियो में मैं ख़त्म करना चाहूँगी। तो क्या है हमारा कि सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक सर्विस का मतलब समझ गए, कोई भी सुविधा जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब रिलेटेड टू जेनेटिक मतलब जेनेटिक से रिलेटेड। ठीक है। अब जेनेटिक से रिलेटेड हम क्या सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं? जेनेटिक से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा सकते हैं? जेनेटिक, पहले तो जेनेटिक होता क्या है? बेसिक चीज़ है जेनेटिक। अब तक आप अगर यूनिट 5 देख रहे हो इसका मतलब अब तक आप देख चुके हो कि व्हाट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर हम जीन्स, क्रोमोसोम्स इन सब की स्टडी करते हैं। इन सब के अल्ट्रेशन की स्टडी करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। वो सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में देखते हैं। तो अब ये इसमें अगर सर्विस प्रोवाइड करवानी है या कोई सुविधा प्रोवाइड करवानी है तो हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? जीन थेरेपी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीन थेरेपी से हम जेनेटिक डिजीज़ कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं? जीन थेरेपी। खुद का दिमाग लगाओ, जीन थेरेपी। तो इसमें हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे, इसका सेपरेट से वीडियो भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं एज ए नर्स। हमारा काम जीन थेरेपी प्रोवाइड करवाना नहीं है, हमारा काम काउंसलिंग का ही है, पर हमें पता होना चाहिए जीन थेरेपी के बारे में। फिर हम और इस पे ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर जेनेटिक काउंसलिंग विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पूरी की पूरी यूनिट में बड़े बड़े शब्दों में बोलूँ तो हम जीन थेरेपी एंड जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये तो था आपकी यूनिट का इंट्रो। एंड इस यूनिट से एग्जामिनर को आपको ये बताना है कि आपको जीन थेरेपी और जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में क्या पता है और उसके बारे में एज अ नर्स आपका क्या रोल रहेगा। तो बेसिक पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। अब जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक मतलब डीएनए, आरएनए, जीन्स जो भी है। अब टेस्टिंग मतलब क्या? एनालाइज करना उनका। जब हमारा एग्ज़ाम टेस्ट होता है तो हमारे टेस्ट में क्या होता है? हमने कितना पढ़ा, हमारे को कितना समझ आया, उसी को एनालाइज करते हैं। मैं ये चीज़ें ब्रेक डाउन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप एक दिन पहले भी देख रहे हो दैन ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो जेनेटिक टेस्टिंग मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब यही होता है एनालिसिस करना। और जेनेटिक टेस्टिंग मतलब क्या हो गया? जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन एंड सर्टेन मेटाबोलाइट्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हेरिटेबल डिजीज रिलेटेड टू। हेरिटेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचती है। अब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच रही है मतलब और वो किससे रिलेटेड है? जीनोटाइप्स, म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए में अल्ट्रेशन। फिनोटाइप्स मतलब क्या होता है कि कुछ जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, वो होते हैं फिनोटाइप्स, जो हमें फिजिकल फंक्शनिंग बोल सकते हैं। नहीं,
आपको बाहर से क्या दिखता है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में 6 उंगलियां होती है। अब वो बोलते मेरे दादा के भी थी, मेरे भी थी और मेरे बच्चों के भी है। ये हो गया फिनोटाइप्स जो जेनेटिकली चलते आ रहा है, ठीक है। फिर होता है कैरियोटाइप्स। कैरियोटाइप मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी जीन्स का जो सीक्वेंस बना हुआ है उसको हम कैरियोटाइप्स बोलते हैं फॉर क्लिनिकल पर्पस। तो व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग? जेनेटिक टेस्टिंग को ब्रेक डाउन करें तो जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? एक एनालिसिस है। और क्योंकि और इसमें हम किसका एनालाइज करते हैं? ह्यूमन एनिमल बोथ, बट हम यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं इसलिए हम ह्यूमन लिखेंगे। अब किसका एनालिसिस करेंगे? वही सारी चीज़ें लिख देंगे जो जेनेटिक होता है। तो डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, प्रोटीन एंड सर्टेन मेटाबोलाइट्स इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं? हेरिटेबल डिजीज़ को। अब हेरिटेबल डिजीज़ हेरिटेबल डिजीज़ किससे रिलेटेड है? इसमें जीनोटाइप से, म्यूटेशन से, फिनोटाइप से, कैरियोटाइप से। और ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्लिनिकल पर्पस के लिए। तो डेफिनेशन में हमने पूरा डिफाइन कर लिया कि जेनेटिक टेस्टिंग होती क्या है, किस लिए करते हैं, किससे रिलेटेड हैं और किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये आप डेफिनेशन में डेफिनेटली अच्छे से लिख के आ सकते हैं। फिर इसके बाद में पर्पज़ ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। अब जेनेटिक टेस्टिंग हम कर क्यों रहे हैं? वही सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं कि कोई डिज़ीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ये लैंग्वेज लिखी हुई है, बुक किस लैंग्वेज है। अगर आप खुद के मन से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोई जेनेटिक डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब कोई ऐसा पर्सन है जो कैरियर है, वो कंडीशन को आगे 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन पहुंचा रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कोई ऐसा पर्सन है जिसमें जेनेटिक कंडीशन होने के चांसेस है, तो उसके लिए कर सकते हैं। लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जेनेटिक कंडीशंस होने के हाईली चांसेस हैं आज भी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कि क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो वो रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से उनके जीन्स एंड डीएनए के अंदर अल्ट्रेशंस होता है। तो वहाँ के लोगों के अंदर जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है कि आगे आने वाली पीढ़ी में कोई नुकसान, अल्ट्रेशन ना हो, और अगर वो कंडीशन देखने को मिल रही है तो हम उनको जीन थेरेपी प्रोवाइड करवा के ठीक कर लें। तो अब व्हाट इज़ द जेनेटिक टेस्टिंग अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। तो पर्पस क्या क्या है, उद्देश्य क्या क्या है? तो फाइंडिंग पॉसिबल जेनेटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबीज में कौन सी डिजीज पास हो सकती है उसको फाइंड करने के लिए। फाइंड आउट इफ पीपल कैरी अ जीन फॉर अ डिजीज और माइट पास इट ऑन टू देयर चिल्ड्रन, जो मैंने समझाया। Confirming a diagnosis in person who has disease symptoms। जिसको डिजीज सिम्टम्स है, ये मैं कहना भूल गई थी, जिसमें डिजीज सिम्टम्स है उसके लिए भी हम जेनेटिक काउंसलिंग ही करेंगे ना। कि जब जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि इसके अंदर ये डिजीज कंडीशन है, डायग्नोस होगी। एंड स्क्रीनिंग एम्ब्रियोज फॉर डिजीज। अब स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? कि हमें सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, फिर भी हम कोई अल्ट्रेशन या जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए टेस्टिंग करवा रहे हैं, विच इज़ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस में इतना ही फ़र्क होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो जेनेटिक काउंसलिंग है, अच्छा, अब जो वो स्क्रीनिंग टेस्ट है और सेकंड वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। मैं आपको पहले अभी पीछे ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर बस इतना फ़र्क होता है कि डायग्नोस्टिक के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम शो होने लगते हैं, बट स्क्रीनिंग जो है उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो होते। हम अपनी मर्जी से नॉर्मली रूटीन चेकअप के लिए ये सारी चीज़ें करवाते हैं। डायग्नोस्टिक्स मतलब क्या हो गया कि मान लो किसी को कुछ जेनेटिक कंडीशन हो गई, अब वो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं और डॉक्टर ने कहा कि जाओ तुम करवा के लाओ। डी फॉर डायग्नोसिस, डी फॉर डॉक्टर ने बोला तभी करवाया।
तो वो हो गया डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। एज फॉर स्क्रीनिंग टेस्टिंग, एज फॉर सेल्फ मतलब खुद की अवेयरनेस के लिए। बहुत बार ये वाली चीज़ें देखने को भी मिलती है कि बहुत सारे कपल्स जो हैं जिनमें HIV होता भी नहीं है, फिर भी वो HIV टेस्ट करवाते हैं। तो वो क्या हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट। आप में कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए, अपनी शांति के लिए, सेल्फ उसके लिए क्या करवा रहे हो, टेस्टिंग करवा रहे हो, विच इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बता दिया कि टेस्ट सेम ही रहेंगे, बस फ़र्क इतना है कि स्क्रीनिंग आप सेल्फ करवा रहे हो और डायग्नोस्टिक ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना है तो स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक का आप बुक से लिख सकते हो या फिर गूगल से देख लेना। मैंने जैसा बोला वैसा कि वैसा एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि D फॉर डायग्नोसिस नहीं, D फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, D फॉर डॉक्टर ने बोला तब करवाना। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं PGD के बारे में। अब यहाँ पे जो भी है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट सेम ही होंगे, टेस्ट तो सेम ही होंगे ना। फ़र्क इस बात का है कि हम करवा रहे हैं या डॉक्टर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं PGD। व्हाट इज़ PGD? What is PGD? Pre-implantation genetic diagnosis। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस मतलब इम्प्लांट होने से पहले हम कोई जेनेटिक टेस्टिंग करवा रहे हैं, उसको हम PGD बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें, बाकी ये बुक किस लैंग्वेज है। ये बेसिकली वो कपल्स करवाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बेबी के अंदर कंडीशन देखने को मिल सकती है या फिर वो खुद कैरियर होते हैं, तो वो PGD करवाते हैं। बाकी आप ये बुक किस लैंग्वेज पढ़ लेना, क्योंकि ये यूनिट पूरी कंप्लीट करनी है एक ही वीडियो में, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। इट इन्वॉल्व्स डिटेक्शन ऑफ अल्टर्ड जीन इन द ह्यूमन एम्ब्रियो जस्ट आफ्टर IVF एंड बिफोर इम्प्लांटेशन। IVF के जस्ट आफ्टर IVF हो गया एंड उसके बाद में बिफोर इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस थस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सेलेक्शन ऑफ अनअफेक्टेड एम्ब्रियो एंड इम्प्लांटेशन। हाँ, तो मैंने जो एक चीज़ बोली थी कि ये वो कपल्स करवाते हैं जिनको लगता है कि हमारे बेबी में जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा वो कपल्स भी करवा सकते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें एक हेल्दी से हेल्दी बेबी मिले, क्योंकि वो IVF तो करवा ही रहे हैं, तो वो ये भी करवा लेते हैं कि उनकी बेबी में कोई जेनेटिक टेस्टिंग जो जेनेटिक इम्प्लांट हो करे, वो मतलब बेबी को अपने वूम्ब के अंदर ले उससे पहले ही पता लग जाए कि जो हमने एक सेलेक्ट किया है ओवम या एग जो सेलेक्ट किया है वो हेल्दी है या नहीं है, इसके लिए होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो टेस्ट है वो है प्री नेटल टेस्टिंग। वैसे प्री का मतलब होता है पहले, वी ऑल नो, एंड नेटल का मतलब होता है डिलीवरी। तो प्री नेटल ये लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो, लिख लो, ठीक है। प्री नेटल, प्री का मतलब होता है पहले एंड नेटल का मतलब होता है टेस्टिंग। सो प्री नेटल, सॉरी अब इसके बाद में हम दो चीज़ें अब इसके बाद में जो सेकंड टाइप है वो है प्री नेटल टेस्टिंग, जहाँ पे प्री का मतलब होता है पहले एंड नेटल का मतलब होता है टेस्टिंग। अब यहाँ पे मैं चीज़ें लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो या फिर नोट कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्री नेटल का मतलब क्या हो गया, डिलीवरी से पहले। डिलीवरी से पहले मतलब डिलीवरी से पहले जो टेस्टिंग है वो हमने जो फर्स्ट पे पढ़ी वो क्या थी, प्री इम्प्लांटेशन। मतलब बेबी को इम्प्लांट किया वुम्ब के अंदर, उस टाइम से पहले टेस्टिंग करवाई। अब बेबी वुम्ब के अंदर है
एंड डिलीवर करने से पहले जो टेस्टिंग है विच इज़ प्रीनेटल टेस्टिंग, सो ये डिटेक्ट करती हैं जीन एंड क्रोमोसोमल चेंज बिफोर बर्थ। उसके बाद में न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग हो गई कि अब पहले हो गई, फिर इसके बाद में बेबी जब वूम में था डिलीवरी से पहले हो गई, अब बेबी बाहर आ गया, तो बाहर आते ही जो टेस्टिंग हो रही है जेनेटिक टेस्टिंग विच इज़ न्यू बॉर्न टेस्टिंग। फिर उसके बाद में आता है कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग मतलब वही कि अगर यदि कोई व्यक्ति जो है वो कैरियर है किसी डिजीज़ कंडीशन का, या फिर उसमें उस सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए कैरियर टेस्टिंग होती है। फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, अगर साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं स्पेसिफिक जीन या क्रोमोसोम कंडीशन के बारे में, फिर उसके लिए क्या कर डॉक्टर देते हैं कि आप इस जीन क्रोमोसोम के बारे में टेस्टिंग करवाओ विच इज़ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। फॉरेंसिक टेस्टिंग, अब यहाँ पे फॉरेंसिक का मतलब ही यही होता है कि फॉरेंसिक से हम क्या मतलब समझते हैं, लीगल समझ लो या फिर कुछ बोल सकते हैं हम केस कंडीशंस वगैरह होती हैं वो, तो ये हम लीगल पर्पस के लिए अगर डीएनए वगैरह का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ फॉरेंसिक टेस्टिंग। लाइक जो हमें सीआईडी में देखने को मिलता है कि वो फिंगरप्रिंट से पता लगवा लेते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, बाल की खाल से, वो सब क्या है, फॉरेंसिक टेस्टिंग है। फिर आता है रिसर्च टेस्टिंग। रिसर्च टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, रिसर्च के पर्पज़ से कर रहे हैं, जीन्स के बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिसर्च टेस्टिंग। लैंग्वेज यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट क्या क्या है जेनेटिक टेस्टिंग के। सो जेनेटिक टेस्टिंग अगर हम करवा रहे हैं तो डिजीज़ कंडीशन के बारे में हमें पहले पता लग जाएगा। मतलब क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फिर सेकंड क्या है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है इस चीज़ के बारे में, या फिर क्या फर्दर एक्शन लेना है। लाइक अगर आपको बेबी कंसीव होने के बाद में, अब प्रेगनेंसी बेबी आ गया, उसके बाद में आपको पता लग रहा है इसमें ये कंडीशन है, तो आप वहाँ पे आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होगी। पर अगर आपको इम्प्लांटेशन से पहले ही पता लग जाता है ये कंडीशन है, तो आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको बेबी को कंसीव करना है या नहीं करना। सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्दी किसी भी डिजीज़ कंडीशन का डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये इसका बेनिफिट है। फिर है रिड्यूस्ड एंजाइटी। अब रिड्यूस्ड एंजाइटी कैसे होगी भाई, ये है कि अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो हो है कि हाँ अपन तो सेफ़ है, तो ये उसमें भी हेल्प कर सकता है। और जो फोर्थ वन है वो है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मतलब क्या हो सकता है कि जेनेटिक टेस्टिंग कैन हेल्प टेलर मेडिकल ट्रीटमेंट्स टू इंडिविजुअल नीड्स। मतलब अगर कोई पेशेंट डाउन सिंड्रोम का है, ठीक है, तो उसका डाउन सिंड्रोम की कुछ कंडीशंस अलग हो सकती हैं। डाउन सिंड्रोम के होने के साथ साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना, भले ही कितने ही पेशेंट हो, उसमें किसी भी तरीके का डिजीज़ कंडीशन हो, आप उनको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। जब आप उनकी टेस्टिंग करते हैं तभी आपको पता लगता है कि आपको किस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो जेनेटिक टेस्टिंग उसमें हेल्प करती है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में। सो इज़ इट क्लियर। अब तक हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके टाइप्स देखे, देन उसके बाद में कुछ जेनेटिक टेस्टिंग्स के टाइप्स थे, मतलब कॉमन जेनेटिक टेस्टिंग्स थी बोल सकते हैं, वो देखी। फिर उसके बाद में हमने इसके बेनिफिट्स देखे। अब यहाँ पे आपका जो जेनेटिक टेस्टिंग टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। अब हम आगे जीन थेरेपी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट, एंड सेकंड हम पढ़ते हैं जीन थेरेपी। जीन का मतलब समझ चुके हो, अब तक यूनिट्स पढ़ी है तो जीन का मतलब समझ चुके होंगे
ठीक है। जीन जो है हमारे जेनेटिक की हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे बॉडी की क्या है, सेल है, वैसे ही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जो क्या बोल सकते हैं हमारी जेनेटिक है उसकी जीन है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब जीन थेरेपी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी एक पर्सन है जिसका ये डीएनए है, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट है एंड इनमें क्या हो गया, कुछ गड़बड़ा हो गया। अब इसमें गड़बड़ा हो गया तो अब ये जो प्रोटीन है वो भी गड़बड़ा बनाएगा। ये गड़बड़ा प्रोटीन बनाया। अब जब गड़बड़ा प्रोटीन बना तो बॉडी के अंदर भी गड़बड़ होएगी, गड़बड़ हो गई। अब जब बॉडी के अंदर गड़बड़ होएगी तो इंसान क्या रहेगा, दुखी रहेगा। तो अब हम उसको क्या प्रोवाइड करवा देंगे, जीन थेरेपी। अब हमने जब उसको जीन थेरेपी प्रोवाइड करवाया तो क्या हुआ, जो हमारा ये जो जीन है इसके अंदर जो गड़बड़ा था वो ठीक हो गया। जब गड़बड़ा ठीक हो गया तो प्रोटीन भी अच्छा बनने लग गया। अब जब प्रोटीन अच्छा बनने लग गया तो बॉडी भी प्रॉपरली फंक्शन करने लग गई। जब बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करने लग गई तो ये जो व्यक्ति है वो हंसने लग गया, खुश रह गया। तो मेनली जीन थेरेपी यही है। जीन थेरेपी के अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हैं जीन थेरेपी। फिर हमने इसमें क्या, जीन थेरेपी और दूसरा क्या, जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, करेक्ट द अल्टर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ, फिर एक और एरो लगा देना, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। अब जीन थेरेपी के बारे में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से जल्दी। जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल्स। अब करेक्शन का मतलब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम उसमें माइनर सा है तो हम उसमें कर सकते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है, कंडीशन देखने को मिलती है कि जो कंडीशन है वो माइनर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जब जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन के बारे में पता लगता है या जब हम चेंजेस करते हैं तो बेसिकली पूरा का पूरा जीन ही ख़राब हो चुका होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि इसमें न्यू जीन इंसर्ट कर देते हैं। अब वो किस तरीक़ों से करते हैं इसकी बेसिस पे ये 2 टाइप्स की होती है जो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जीन थेरेपी इज़ द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल्स सेल्स एंड टिश्यू to treat a disease and hereditary disease in which a defective mutant allele is replaced with a functional one। जो एलील है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एलील्स होते हैं। अब अगर इसके अंदर गड़बड़ा है, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर गड़बड़ा है तो हमने रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है। तो अब इसका गड़बड़ा ठीक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, किससे रिप्लेस किया, म्यूटेंट अलील को किससे रिप्लेस किया, फंक्शनल वन से। तो ये भी एरो बना के लिख सकते हो आप, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद में क्या लाइन है, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन विल एनकोड प्रोटीन्स एंड करेक्ट द डेफिशिएंसी दैट अकर इन जेनेटिक डिजीज़। वही चीज़ जो मैंने अभी समझाई थी कि अल्टर्ड जीन है वो अल्टर्ड प्रोटीन बनाएगा, बॉडी में डिसफंक्शनिंग होगी, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्पीड से करना पड़ेगा। अब जो जेनेटिक थेरेपी है, जीन थेरेपी है, उसके टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स मान सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज सोमेटिक जीन थेरेपी। कहाँ गया भाई, ओके। फर्स्ट वन इज सोमेटिक जीन थेरेपी एंड सेकेंड वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी।
अब जो सोमेटिक जीन थेरेपी होती है, सोमा मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू बॉडी। सोमा वर्ड का हम हमेशा यूज़ करते हैं बॉडी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो सोमा का मतलब ही बोल सकते हैं बॉडी, बॉडी या बॉडी रिलेटेड जो भी है। सो सोमेटिक जीन थेरेपी क्या हुई, ऐसी जीन थेरेपी जिसके अंदर जो हम जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके थ्रू, सोमेटिक सेल्स के थ्रू। अब सोमेटिक सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, सोमेटिक सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पूरा का पूरा मैंने जीन थेरेपी एक्सप्लेन कर दिया विदाउट रिकॉर्डिंग के। चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जीन थेरेपी के बारे में हम पढ़ रहे थे। बेसिकली जीन थेरेपी क्या होती है, इंसर्शन होता है जीन्स का इंडिविजुअल्स के अंदर, सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, उसकी डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जो कि या फिर हेरिडिटरी डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जो कि किस वजह से हो सकती है, या फिर जिसमें हम क्या करते हैं, हम म्यूटेंट अलील को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शनल अलील से, फंक्शनल वन से। अब इसके अंदर क्या होता है, वो एनकोड करता है न्यू प्रोटीन को और करेक्ट कर देता है जो भी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है या जो भी अल्ट्रेशन, जो करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं उसको करेक्ट करता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था जीन थेरेपी के बारे में। अब उसके बाद में जीन थेरेपी के टाइप्स थे, तो जीन थेरेपी के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सोमेटिक जीन थेरेपी एंड सेकंड वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी। जो सोमेटिक जीन थेरेपी होती है, सोमा का मतलब होता है हमें सब रिलेटेड टू बॉडी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा सॉरी। सोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, तो जो बॉडी, सोमा इज रिलेटेड टू बॉडी, ओके। तो सोमेटिक जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे, जो सोमेटिक सेल्स है, अब सोमेटिक सेल्स हम किसको बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स हम उनको बोलते हैं ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में काम करती है। तो बॉडी में 2 टाइप्स की सेल होती है, पहली सोमेटिक सेल्स एंड द सेकंड वन इज जर्म लाइन सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स हैं, अगर उसके थ्रू हम जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सोमेटिक जीन थेरेपी में आएगा। एंड जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है, उसके अंदर हम जर्म सेल्स के थ्रू अगर जीन्स को, थेराप्यूटिक जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम जर्म लाइन जीन थेरेपी बोलेंगे। अब जर्म सेल्स कौन कौन सी है, स्पर्म्स, एग, एटीसी, और हम 2 ही होती है बेसिकली, स्पर्म्स और एग। उसके अलावा जो हमारी सोमेटिक सेल्स है वो कौन कौन सी है, बोन मैरो की सेल्स हो गई या फिर ब्लड सेल्स हो गई, वो सब सोमेटिक सेल्स के अंदर आती है। अब आप खुद सोचो, अगर हम सोमेटिक सेल्स जो कि हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, बिल्डअप करने का काम कर रही है, अगर उसके अंदर हम कोई अल्ट्रेशन करेंगे तो वो आगे वाली जनरेशन में जाए, अल्ट्रेशन क्या, कुछ चेंजेस करेंगे तो वो आगे वाली जनरेशन में जाए, इसके काफ़ी कम चांसेस है, बहुत ही रेयरली जाएगा। तो ये जो सोमेटिक जीन थेरेपी है वो इनहेरिटेड नहीं होती है ऑफस्प्रिंग में, जबकि जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है जिसके अंदर हमारा स्पर्म्स एंड एग के अंदर हमको चेंजेस कर रहे हैं, उसके अंदर ही हम जो जीन है उसको ट्रांसफ़र करके वो चेंजेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो हेरिटेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस है वो स्पर्म्स एंड एग्स में देखने को मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक हमारे दादाजी हैं, उनके हाथों में ट्रिमर्स आते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आगे आने वाली 10 पीढ़ियों में ये ट्रिमर्स वाली कंडीशन देखने को ना मिले, क्योंकि उनके बेटे में भी देखने को मिल रही है, उनके पोते में भी देखने को मिल रही है। तो उनको आप कौन सी जीन थेरेपी अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली में प्रोवाइड करवाने का, या फिर उनकी फैमिली को कौन सी जीन थेरेपी लेने का बेसिकली सजेशन दोगी एज अ नर्स? ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब आगे हम चलते हैं, टाइप्स देख लिए। इज इट क्लियर व्हाट इज जीन थेरेपी? जो जेनेटिक जो जीन्स है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन करके अल्टर्ड जीन को रिप्लेस करना, किससे, फंक्शनल वन से, इसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं। फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, सोमेटिक जीन थेरेपी एंड द सेकेंड वन इज जर्म लाइन जीन थेरेपी।
अब यहाँ पे यही है कि अगर सोमेटिक सेल्स के थ्रू कर रहे हैं तो सोमेटिक जीन थेरेपी, एंड जर्म सेल्स के थ्रू कर रहे हैं तो जर्म लाइन जीन थेरेपी। अब इसके बाद में इसकी कुछ अप्रोचेज होती है, मतलब विधियाँ बोल सकते हैं हम एक तरीके से, कि किस किस विधि का उपयोग करके हम जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्स वीवो एंड इन वीवो। एक्स मतलब वो एक्स नहीं है यहाँ पे, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स मतलब बाहर से, ठीक है। अब एक्स वीवो एंड इन वीवो के अंदर बस सी का फ़र्क है, एंड सी का मतलब क्या है, कल्चर। कल्चर, उल्टा मत सोचो कोई भी। अब मैं थोड़ी सी एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। ये हमने बॉडी से कुछ सेल्स ली, फिर इसको हमने वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके बाद में हमने इसको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवा दिया, और ठीक है, वायरल वेक्टर, बॉडी से सेल्स ली, वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, और जीन्स भी तो, अल्टर्ड जीन भी तो डालेंगे ना, अल्टर्ड जीन भी डाल दिया। फिर इसको हमने कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया, उसके बाद में ह्यूमन बॉडी में डाला, ये एक्स वीवो हो गया। पर हमने यहाँ पे एक जो जीन है वो लिया, करेक्ट जीन लिया, और उसको हमने वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसको हमने बॉडी में सीधा डाल दिया, ये इन विवो हो गया। बस इतना सा फ़र्क है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स वीवो एंड इन विवो के बारे में आप पढ़ लेना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है वो पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी है। तो इन विवो के अंदर क्या हुआ और एक्स विवो के अंदर क्या हुआ। तो इन विवो के अंदर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि थेराप्यूटिक जीन है, इसको वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया और डायरेक्ट इसको डिलीवर कर दिया। यू कैन आप जो फ्लो चार्ट है वो एग्जाम में बना के आना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे। फिर अब एक्स विवो के अंदर क्या है, थेराप्यूटिक जीन को लिया, थेराप्यूटिक जीन को हमने वायरल वेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया और इसको ऐसे फेंक दिया कल्चर मीडिया में। इसके साथ साथ हमने बॉडी से कुछ सेल्स भी ली, जिसको हमने आइसोलेट किया, एंड उसको भी हमने कल्चर मीडिया में फेंक दिया। अब दोनों ही साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। जब ये दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं तो हमने इसको बॉडी के अंदर फिर अच्छे से ग्रो हो गए, तो हेल्दीली ग्रो हो गए, तो हमने इसको बॉडी के अंदर डाल दिया, विच इज़ एक्स विवो। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस पूरी सेम है एक्स विवो एंड इन विवो में, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कल्चर मीडिया में ग्रो करवा रहे हैं बॉडी से सेल्स निकाल के, और इन विवो के अंदर ये नहीं हो रहे हैं फालतू के ताम झाम। अब एक्स विवो एंड इन विवो वाला हो गया। अब इसके बाद में अब मेरा एक और क्वेश्चन आता है आप सबसे कि मान लो, सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ पे हमने स्टेम सेल्स ली हैं, तो ये एक्स विवो के अंदर हम कौन सी जीन थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर कोई एक पर्सन है जिसके अंदर हाईली चांसेस हैं रिजेक्शन के जीन थेरेपी के, तो हम उसमें, मतलब ऐसे नहीं कि हाईली चांसेस है जीन थेरेपी के, ज़्यादा ही है, तो हम उसमें कौन सा वाला मेथड, कौन सी वाली अप्रोच यूज़ करेंगे, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स की हमने बात की, तो वेक्टर का मतलब होता है वाहक। जब हम जीन्स के अंदर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जब हम जीन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जीन को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, थेराप्यूटिक जीन को, थेराप्यूटिक जीन वर्ड यूज़ करना, मैं बार बार थेराप्यूटिक बोलना भूल जाती हूँ, तो थेराप्यूटिक जीन को अगर हम बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए भाई कोई गाड़ी भी तो चाहिए। बिना गाड़ी के कैसे जाएगा जीन, बिना गाड़ी के कैसे जाएगा जीन, नहीं जा सकता ना। तो वो गाड़ी क्या है, वो गाड़ी हमारे वेक्टर्स है। यहाँ पे वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, वायरल वेक्टर एंड नॉन वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर के अंदर हमारे आते हैं रेट्रोवायरस एंड एडिनोवायरस। ओ माय गॉड, रेट्रोवायरस एंड एडिनोवायरस, ये दोनों तो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो रेट्रोवायरस एंड एडिनोवायरस को हमने यहाँ पे क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने इसमें
हमने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं जिस वजह से ये क्या नहीं कर पाएंगे, डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जीन को ट्रांसफ़र का ही काम कर पाएंगे, ज़्यादा पंचायत नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्रोवायरस और एडिनोवायरस है वो बिन जहर के सांप हैं। पर सांप तो सांप ही होता है, तो यहाँ पे रिस्क रह सकता है, मैं बोल सकती हूँ रह सकता है, पर नहीं रहता। 99% केसेस में तो कोई चांसेस नहीं रहता। तो ये वायरल वेक्टर में क्या आ गए, रेट्रोवायरस एडेनोवायरस, एंड नॉन वायरल वेक्टर में क्या आ जाएगा, नेक्ड डीएनए, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बोन मैरो सेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीन थेरेपी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। पेशेंट से सेल्स को लिया हमने, फिर उसके बाद में उसको वायरल वेक्टर या नॉन वायरल जो भी है XYZ उससे इंट्रोड्यूस करवाया, एंड जो सेल्स है उसके अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग जीन था उसको करेक्ट किया, एंड उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कौन सा मेथड है, मेथड नहीं, ये कौन सी जीन थेरेपी है, चलो बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे अब तक मैंने आपसे शायद 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सबके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब यहाँ पे जो जीन थेरेपी टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में एंड जीन थेरेपी के बारे में। एक बार अच्छे से देख लेते हैं फिर से। जीन थेरेपी की डेफिनेशन देख ली थी, जिसके अंदर म्यूटेंट एलील को रिप्लेस करते हैं फंक्शनल से, एंड टाइप्स सोमेटिक एंड जर्म लाइन होते हैं। सोमेटिक के अंदर क्या होता है, सोमेटिक सेल्स के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को, एंड जर्म लाइन के अंदर हम जर्म सेल्स के थ्रू थेराप्यूटिक जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में कुछ अप्रोचेज थी, एक्स वीवो एंड इन वीवो। एक्स वीवो के अंदर हम कल्चर्ड सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इन वीवो के अंदर हम उन सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं सीधा डायरेक्टली, उन सेल को क्या सीधा डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ये जीन थेरेपी के बारे में कुछ था। फिर वेक्टर्स 2 टाइप्स के थे, वायरल एंड नॉन वायरल। फिर जीन थेरेपी का ये ओवरव्यू है, एंड देन यहाँ पे हमारी जीन थेरेपी ख़त्म होती है, एंड अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। चलो अब 2 टॉपिक्स के बाद में हम 3rd टॉपिक को पढ़ते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। तो जेनेटिक काउंसलिंग हमारी क्या होती है, जेनेटिक अब तक समझाते आई हूँ, समझ चुके होंगे। और काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ में। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको सजेस्ट कर रहे हो। काउंसलिंग का मतलब होता है हम किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं किसी कंडीशन के साथ में डील करने के लिए। तो यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग से हमारा मतलब हो जाएगा, इट इज़ अ कम्युनिकेशन process which deals with the human problems associated with the risk of occurrence of genetic disorder in the family। काउंसलिंग का मतलब हमने समझा दिया कि कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी प्रोसेस से डील करने के लिए, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी कंडीशन से डील करने के लिए, एंड वो काउंसलिंग बोल सकते हैं उसको हम, क्योंकि वहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम सजेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को गाइड कर रहे हैं कि आप ये करो। तो काउंसलिंग इस तरीके से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये काउंसलिंग एंड गाइडेंस में डिफरेंस होता है, ये आपको साइकोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द पर्पज़ ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसके पर्पज़ क्या होंगे। सबसे पहला तो पहले ही हमने बोल दिया कि हम डील करने के लिए, किसी डिजीज़ कंडीशन से डील करने के लिए, जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन से डील करने के लिए हम जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पर्पज़ होंगे वो क्या हो सकते हैं, टू नो अबाउट द डायग्नोसिस क्या है, एंड द अवेलेबल मैनेजमेंट। ठीक है, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हम पेशेंट को बता सकें कि आपकी ये डिजीज़ कंडीशन है और इसका मैनेजमेंट ये हो सकता है। टू नो अबाउट द रिस्क फैक्टर्स,
अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि आप जेनेटिक डिजीज़ कंडीशन होने के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। फादर या मदर में से कोई कैरियर है तो उस रिस्क फैक्टर के बारे में पता हो, इसलिए हम जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। टू चूज़ द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब उनको कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहिए, इसके लिए हम उनको ये काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ टू मेक द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट ऑफ द डिसऑर्डर, वो डिसऑर्डर के लिए क्या एडजस्ट कर सकते हैं बेस्टली। तो यहाँ पे 4 होते हैं। पहला डायग्नोसिस के बारे में बताने के लिए, मैनेजमेंट क्या है वो बताने के लिए, रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताने के लिए, एंड जो बेस्ट कोर्स है उसको चूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज का मतलब होता है कि इससे बेनिफिट किस किस को होगा। सबसे पहला, पीपल हु हैव बर्थ डिफेक्ट, जिनको बर्थ डिफेक्ट हैं उनको जेनेटिक काउंसलिंग से बेनिफिट मिल सकता है कि क्या वो उनकी आगे की जनरेशन में होगा या फिर उनको ये जो है वो कैसे हुआ, तो उनके लिए ये एक तरह से उनके लिए हेल्प करेगी जेनेटिक काउंसलिंग। सेकंड, पेरेंट्स हु हैव अ चाइल्ड विथ डेवलपमेंटल डिले। अब डेवलपमेंटल डिले क्या होता है, जिसको हम MR या मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, कि बच्चा जो है वो अपने माइलस्टोन को टाइमली अचीव नहीं कर पा रहा। अगर कोई बेबी 2 साल की एज में चलना स्टार्ट करता है तो ये डेवलपमेंटल डिले माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बेबीज़ जो हैं वो 9 से 10 महीने के बीच में स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे चलना। 9 से 10 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने, 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट कर देते हैं काफ़ी बच्चे। 2 साल जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो अपने माइलस्टोन्स को एज के अकॉर्डिंग नहीं पास कर पाए, तो उसको हम डेवलपमेंटल डिले बोलेंगे। तो उन पेरेंट्स के लिए ये एक तरह से जेनेटिक काउंसलिंग इफ़ेक्टिव हो सकती है कि आपकी कंडीशन क्या जेनेटिक है या नहीं है। सेकेंड, अब डेवलपमेंटल डिले के अंदर, ये तो एक एग्जांपल था, डेवलपमेंटल डिले के अंदर डाउन सिंड्रोम वगैरह, यहाँ पे जेनेटिक की बात कर रहे हैं ना, तो डाउन सिंड्रोम आएगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया आएगा, ये वाली डिजीज़ हम 4th यूनिट 3rd यूनिट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब वुमन हु हैव हैड मोर देन 3 मिसकैरेजेस, ऐसी फीमेल जिसके 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके हैं या 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, उनको हम जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू बेनिफिट्स दे सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब क्या होता है कि एक विमन जो फर्स्ट टाइम बेबी को कंसीव कर रही है 35 ईयर्स में या फिर उसके बाद में, तो उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसको तो नहीं, लेकिन अगर कोई विमन है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 ईयर्स की एज में या फिर उससे ज़्यादा के बाद में कंसीव कर रही है बेबी को, तो इसको हम एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई लेडी है जिसका 25 ईयर्स की एज में फर्स्ट बेबी हुआ, फिर उसके बाद में उसने 35 में सेकंड बेबी कंसीव किया, तो उसको हम एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब इसके बाद में सेकंड क्या है, कॉसैग वेरियस कपल्स। कॉसैग वेरियस कपल्स के अंदर वो कपल्स आते हैं जो हिंदी में बोलूँ तो खून के रिश्तों में जिनकी शादियाँ होती है, जैसे साउथ के अंदर एक स्पेशल ब्राह्मण कम्युनिटी में होती है, एंड मुस्लिम्स के अंदर, ये जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारी इंडिया की, कल्चर्स या अलग अलग कल्चर है, वहाँ पे जो है अगर खून के रिश्तों के अंदर शादी मैरिज वगैरह हो रही है तो वहाँ पे जेनेटिक कंडीशन के, जेनेटिक डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने के चांसेस हाईली होते हैं, इसीलिए उनको जेनेटिक काउंसलिंग हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में बेनिफिशियरीज़ के बाद में फेजेज़ आती हैं जेनेटिक काउंसलिंग की, कि जेनेटिक काउंसलिंग हम किस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सबसे पहली फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, मतलब इनिशियल इंटरव्यू फेज़, जिसके अंदर नॉर्मली पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके बारे में पेशेंट की, कोई पेशेंट आया, एक कहानी सुनाती हूँ, आइज़ क्लोज करो। कोई भी पेशेंट आया आपके पास में, आप एक नर्स हैं,
एंड आपके पास में कोई भी एक पेशेंट आया जिसने बोला कि मुझे जेनेटिक काउंसलिंग लेनी है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले उसका इंटरव्यू लिया कि आप कौन हैं, उसकी हिस्ट्री ली, उसका पेडिग्री चार्ट बनाया पूरी फैमिली का। वो सब आ जाएगा असेसमेंट में कि हम पूरा जो भी हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं वो असेसमेंट में आ गया। फिर हम करेंगे डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा कि हम असेसमेंट करने के बाद में हमें पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होने के चांसेस हैं। तो अब हमने उसको क्या कहा कि भाई आप ये टेस्ट करवा के आओ, और उसके बाद में उसका जो है टेस्ट निकला, डीएनए टेस्ट वगैरह वो सब टेस्टिंग हुई, तो वो डायग्नोसिस वाली फेज़ में आ गया। फिर अब उसके बाद में टेस्ट हो गया, अब उसकी रिपोर्ट्स आई। अब आप उस रिपोर्ट्स को देख रहे हैं कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर ये वैल्यूज़ होती हैं, और आपकी जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो उसके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट है। अब ये जो फेज़ है जो आप कर रहे थे वो क्या हो गया, एनालिसिस। अब एनालिसिस के बाद में अब आपको पता लग गया कि आपके पेशेंट में डिजीज कंडीशन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को बताना पड़ेगा, फैमिली को बताना पड़ेगा। तो वो आ जाएगी फोर्थ फेज, कम्युनिकेशन। अब फैमिली को बता दिया, अब फैमिली वाले बोलेंगे मैडम आपने दुख तो बता दिया, अब इसको हटाएं, इसका कारण भी बता दो आप। तो अब आपको बताना है कि भाई आप फलाना डॉक्टर से या फिर फलाना ट्रीटमेंट ले सकते हो, विच इज़ रेफरल एंड सपोर्ट फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फेजेस हो गई। अब आइज़ को ओपन करो एंड यहाँ पे देखो, फर्स्ट फेज है असेसमेंट जिसमें इनिशियल इंटरव्यू आएगा। सेकंड स्टेज है डायग्नोसिस जिसके अंदर कंफर्मेटिव टेस्ट लाइक डीएनए टेस्टिंग वगैरह होंगे। थर्ड स्टेज है एनालिसिस जिसके अंदर लिटरेचर सर्च एंड रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। फोर्थ स्टेज इज कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम ओपन करेंगे रिजल्ट्स को एंड रिस्क बताएंगे कि फैमिली में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एंड फिफ्थ स्टेज आएगी हमारी रेफरल एंड सपोर्ट जिसके अंदर हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे एंड रेफर करेंगे जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट से। तो ये वाली जो जेनेटिक फेजेस है काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग की फेजेस है वो देखने को मिलेगी। अच्छे से एग्ज़ाम में इसको इस तरीके से भी शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब कर सकते हो, और बड़े तरीके में डिस्क्राइब करना है तो ये यहाँ पे नोट्स अच्छे से दे रखे हैं। ये असेसमेंट फेज़, डायग्नोस्टिक फेज़, एनालिसिस फेज़ एंड कम्युनिकेशन फेज़ एंड रेफरल फेज़। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ एंड इसका डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है। अब इसके बाद में हमारा जेनेटिक काउंसलिंग टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब आपने सोचा होगा कि अभी तक 3 टॉपिक्स ख़त्म हो गए, लेकिन रोल ऑफ नर्स तो बताया ही नहीं। तो रोल ऑफ नर्स हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सब में सेम ही रहता है। जेनेटिक काउंसलिंग ही तो प्रोवाइड करवानी है, तो सेम ही रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो डाइट वगैरह, वो बाकी सब सेम रहेगा। तो अब तक हम 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। अब हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, लीगल एंड एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग जीन थेरेपी। अभी जो हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी ना, उसके अंतर क्या हो सकता है, एथिकल एंड लीगल। आपने सुना होगा मतलब हमारे एथिक्स हैं, एथिक्स, ठीक है, और इश्यूज रिगार्डिंग द जीन थेरेपी। एथिक्स को हम बोल सकते हैं कि क्या सही है और क्या सही है, कितना सही है, वो एथिक्स होते हैं। अब एथिकल इश्यूज मतलब जीन थेरेपी के रिगार्डिंग कुछ एथिकल इश्यूज हैं, मतलब जीन थेरेपी क्या सही है या नहीं है। ये जनता की नज़र में, तार्किक नज़र में हम देखें तो जीन थेरेपी के रिगार्डिंग दुनिया में क्या चल रहा है, आम लोगों के बीच क्या चल रहा है, वो हम एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग जीन थेरेपी में पढ़ेंगे। अब अगर ज़्यादा एग्जाम में वैसे आता नहीं है, अगर आ जाए एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग जीन थेरेपी तो बेसिकली कुछ मत सोचना, एक सामान्य भारतीय की तरह एग्ज़ाम में लिखने बैठ जाना, सोच लेना कि जीन थेरेपी है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पॉइंट मिल जाएंगे
कि आप ये सोचेंगे कि जीन थेरेपी प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अल्टर्ड जीन को हम रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शनल जीन से। तो क्या हम उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अल्ट्रेशन के साथ वाले लोगों को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? अब हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई है। या फिर अब जीन थेरेपी बेसिकली कॉस्टली होती है, क्योंकि हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो जीन थेरेपी है, जीन एक बहुत ही बॉडी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे चेंजेस करने के लिए टाइम और पैसा लगता है, तो इसीलिए ये कॉस्टली होती है, हर कोई नहीं करवा सकता। तो लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि जीन थेरेपी क्या अमीरों के चोचले हैं, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि अब पैसे वाला आदमी जीन थेरेपी से अपनी एज भी कम करवा लेगा या फिर अपने आप को और इंटेलिजेंट बना लेगा। मतलब जीन थेरेपी के थ्रू लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल तो जीन का ही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एथिकल इश्यूज़ में आती हैं। बाकी कुछ है तो आप बुक्स में देख सकते हो, यही होंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे। तो मैं एक बार इसको रीड आउट कर लेती हूँ। विल द हाई कॉस्ट ऑफ जीन थेरेपी मेक इट अवेलेबल ओनली टू द वेल्दी? Could the widespread use of gene therapy make society less accepting to people who are different? Should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as height, intelligence and athletic ability? तो क्या पीपल इसके लिए अलाउ करेंगे? ये सारी चीज़ें हमारे एथिकल इश्यूज़ में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा फाइनली खुशी के साथ में लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये यूनिट होती है ख़त्म। तो अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक काउंसलिंग। नर्स का क्या रोल रहेगा जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, और बहुत सारी कंडीशंस है उसके अंदर। हमने, आपको पता हो तो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हमने 5 फेजेस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि फर्स्ट फेज़ के अंदर इनिशियल इंटरव्यू होता है, सेकंड फेज़ के अंदर डायग्नोसिस होता है, थर्ड में ब्ला 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 जो भी था। तो वो सब आप रोल्स में भी लिख सकते हो, उन्हीं चीज़ों को फेजेस अलग से लिख देना और उनकी लाइंस बना के रोल्स में लिख देना। वही तो नर्स का काम है, हम ही तो कर रहे थे ना वो काम। तो वो हमारा जेनेटिक काउंसलिंग के रोल्स एक बार फिर से देख लेती हूँ। इसके कुछ मेन पॉइंट्स याद कर लो, लाइन से याद करने की आवश्यकता नहीं है। सो सबसे पहला हमारा क्या है, रिसीव द क्लाइंट एंड फैमिली एंड मेक देम कंफर्टेबल। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि फैमिली और क्लाइंट को क्या बनाना है, कंफर्टेबल बनाना है असेसमेंट रूम के अंदर। फिर सेकंड, एनकरेज द इंडिविजुअल एंड फैमिली टू आस्क क्वेश्चंस। 2 रूल्स हुए। फर्स्ट, कंफर्टेबल बनाना है उनको रूम के अंदर। बोलता है ना अपने यहाँ पे कि घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, घर वाली नहीं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि वह आपसे अपनी बातें इजीली बता पाए, डराना धमकाना नहीं है। उनका जो डर है, एंजाइटी है, उसको कम करना है, विच इज़ कंफर्ट, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करवाना। सेकंड, एनकरेज करना उनको कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि उनको कितना समझ आया है और कितनी चीज़ें जो हैं वो अब आपको जानने की आवश्यकता है, या आप कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। So to ask questions as much as they can understand about all aspects of disorder, about genetic testing and inheritance patterns and natural course of disorder। तो यही चीज़ होती है कि जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है कि टीचर बोलते हैं एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तब ऐसा पता लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हो। बट जब आपको कोई डाउट नहीं रहता तो पता लग जाता है कि हाँ, ये लर्निंग जो है वो रट्टा मार हो रही है। वही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी। फर्स्ट, कंफर्ट प्रोवाइड करवाना। सेकंड, एनकरेज द इंडिविजुअल एंड फैमिली टू आस्क क्वेश्चंस। रिपीट कर रही हूँ, बार बार बोर मत हो जाना मुझसे।
द थर्ड वन इज़ प्रिपेयर एंड एनालाइज अ पेडिग्री ट्री, जो नर्स का मेन रोल होता है पेडिग्री ट्री को प्रिपेयर करना और उसको एनालाइज करना। एंड फोर्थ वन इज़ प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सबको प्रोवाइड करवाना है, पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर को, जहाँ जिसको जितनी ज़रूरत हो। एंड द फिफ्थ है ना, हाँ, फिफ्थ वन इज़ ऑब्टेन एंड इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट फ्रॉम एनी, ये भी नर्स का मेन रोल है, पेडिग्री चार्ट बनाना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना एंड कंसेंट फॉर्म लेना कि जेनेटिक टेस्ट और हम इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके लिए, नहीं तो कल को ऐसा हो जाएगा लोग तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगे कि भाई तुमने हमारे पेशेंट के साथ ये कैसे कर लिया, तो वो कंसेंट फॉर्म होना बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद में जो लास्ट दो है, सबसे पहले एंश्योर फॉलोअप, हे भगवान जीवन में समस्याएं, एंश्योर फॉलोअप एंड सपोर्टिव सर्विसेज टू इंडिविजुअल ऑफ फैमिली ड्यूरिंग एंटायर कोर्स ऑफ नीड। पेशेंट जो है वो केयर को फॉलो कर रहा है, ट्रीटमेंट को, कोर्स को फॉलो कर रहा है, इसके बारे में इसको एंश्योर करना। एंड दूसरा सपोर्टिव सर्विसेज जो हैं, जो सपोर्टिव सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाना या उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना जो हम करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट है मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा नहीं है कि वो तेरे को पता है आज तो मेरे पास में वो वाला पेशेंट आया था जिसको डाउन सिंड्रोम हो रखा था, सबको नहीं बताना है, अपनी बात अपने तक ही रखनी है, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं तुम्हारा कोई दुश्मन आ जाए और तुम जाके बता दो सबको कि इसको ये कंडीशन है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एज अ नर्स आपको मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं, प्रथा के अनुसार जो रोल ऑफ जेनेटिक नर्स है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर नर्स का रोल है, उसमें हम कंफर्ट प्रोवाइड करवाएंगे पहला, दूसरा एनकरेज करेंगे क्वेश्चंस आस्क पूछने के लिए, एंड तीसरा प्रिपेयर और एनालाइज करना है पेडिग्री चार्ट को, चौथा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, एंड पांचवा हमें कंसेंट फॉर्म लेना है। एंड लास्ट के जो दो थे वो क्या थे, एंश्योर फॉलोअप एंड सपोर्टिव सर्विसेज, एंड लास्ट मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन एक बार अपने दिल की शांति के लिए हम इसको लास्ट के 2 मिनट्स में अच्छे से रिकैप कर लेते हैं ताकि भविष्य में कोई भी समस्या ना रहे, और आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो सर्विसेज रिलेटेड टू जेनेटिक टेस्टिंग हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। जेनेटिक टेस्टिंग होती क्या है, उसके पर्पस एंड टाइप्स, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है कि हमें साइन एंड सिम्टम्स हो नहीं हो रहे हैं, एज फॉर सेल्फ, खुद की दिल की शांति के लिए करवा रहे हैं। डी फॉर डायग्नोस्टिक मतलब जब डॉक्टर बोल रहा है तब। फिर उसके बाद में इसके कुछ कॉमन टेस्ट थे, जेनेटिक टेस्ट थे, जैसे प्री इम्प्लांटेशन से पहले, डिलीवरी से पहले बेबी हो गया, उसके बाद में कैरियर टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, फॉरेंसिक एंड रिसर्च टेस्टिंग। फिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, एंड उसके बाद में हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी। फिर उसके जीन थेरेपी के टाइप थे, सोमेटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी की अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो भी चेंजेस हम करेंगे वो हेरिटेबल होंगे। फिर उसके बाद में अप्रोचेज थी एक्स विवो एंड इन विवो। फिर इसके बाद में वायरल वेक्टर्स एंड नॉन वायरल वेक्टर्स थे। देन हमने जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पढ़ा था, एंड फिर उसके पर्पस पढ़े थे कि जेनेटिक काउंसलिंग भाई प्रोवाइड क्यों करवा रहे हैं, अब प्रोवाइड करवा भी रहे हैं तो किस किस को फ़ायदा है। अगर सबको जेनेटिक काउंसलिंग देने लग गए तो लोग बोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने फेजेस पढ़ी थी, जिसको आइज़ क्लोज करके आपको करने को बोला था, अपनी ईमानदारी से की नहीं की आपकी श्रद्धा पे। फिर इसके बाद में हमने इसकी फेजेस के कुछ नोट्स देख लिए थे, एंड
फिर उसके बाद में हमने एथिकल इश्यूज़ देखे थे जीन थेरेपी के रिगार्डिंग कि लोगों के अंदर क्या क्या कंडीशंस है कि भाई जीन थेरेपी सही है या नहीं है। फिर उसके बाद में हमने रोल देखा था नर्स का जेनेटिक काउंसलिंग में, जो मैं अच्छे से 2-3 बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब आप बोर हो चुके होंगे इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। एंड यहाँ पे हमारी ये पूरी की पूरी 5th यूनिट यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस देखने के लिए बस इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।